नमस्कार दोस्तों। तो भाई इससे पहले हमने सिंधु सभ्यता पर थोड़ी बात करी थी। मैंने आपको बताया था सिंधु सभ्यता के उद्भव एवं विकास के बारे में। सिंधु सभ्यता का उद्भव एवं विकास कैसे हुआ था, सिंधु सभ्यता के लोग कौन थे, ये सब मैंने आपको बताया है। ये बताया मैंने कि सिंधु सभ्यता की जो लिपि है उसका अभी तक वाचन नहीं किया गया है। वाचन न किया जाने के कारण सिंधु सभ्यता का जो काल है वो हम निश्चित नहीं कर सकते। तो इन सब पॉइंटों पे हम चर्चा कर चुके हैं। अब से पहले आज जो हम आगे चर्चा करने वाले हैं वो सिंधु सभ्यता के, आज हमारा मुख्य टॉपिक होगा सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थलों पे। आज हम चर्चा करेंगे सिंधु सभ्यता के जो महत्वपूर्ण स्थल हैं उन पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ये मैंने आपको सब कल बता दिया था। सिंधु सभ्यता का विस्तार यहाँ पे लिखा हुआ है। सिंधु सभ्यता का ये विस्तार है जिस पर हमने आपसे कल विस्तार से जो है चर्चा की थी कि सिंधु सभ्यता उत्तर से दक्षिण तक 1400 किलोमीटर के एरिया में फैली हुई थी और पूर्व से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर के एरिया में फैली हुई थी। सिंधु सभ्यता 12,99,600 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैली हुई थी। इसके महत्वपूर्ण नगरों में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, सुतकोटदा, कालीबंगा, बनावली, राखीगढ़ी, ठीक है। ऐसे इसके बहुत छोटे छोटे स्थल हैं जिनमें कुछ महत्वपूर्ण इसके स्थलों के नाम मैंने भी आपसे लिए हैं। इसके दो स्थल या दो नगर प्रमुख थे हड़प्पा के। एक तो हड़प्पा ही था और दूसरा था मोहनजोदड़ो। कुछ इतिहासकार इन दोनों को इसकी राजधानी मानते हैं। तो हम जो बात कर रही थी, अब तक हमने हड़प्पा सभ्यता का विस्तार जाना। हड़प्पा सभ्यता का हमने बेसिक स्ट्रक्चर मतलब बेसिक जो चरित्र चित्रण कह सकते हैं वो हमने जाना था हड़प्पा सभ्यता के बारे में कि हड़प्पा सभ्यता का विकास कैसे हुआ। क्या हड़प्पा के लोग आर्य थे? मैंने इस बात पर भी बताया था आपको कि हड़प्पा के लोग को आर्य मानने में कुछ इतिहासकारों ने बल दिया है कि हड़प्पा वासी जो थे वो आर्य थे। आर्य उन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि आप आगे पढ़ोगे कि जहाँ या जिस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता का उद्भव हुआ था या इस क्षेत्र में सिंधु घाटी की सभ्यता विकसित हुई थी और इसी क्षेत्र में, ये जो क्षेत्र दिख रहा है, इसी क्षेत्र में आगे जाकर आर्य सभ्यता का जो है विकास हमें देखने को मिलता है। इसी क्षेत्र में आर्य सभ्यता का विकास हुआ था और इस क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई थी। तो इसलिए कुछ इतिहासकार इस बात पर बल देते हैं या इस मत पर बल देते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो कहीं ना कहीं आर्यों से जुड़ी हुई थी या हड़प्पा सभ्यता के लोग आर्य थे। लेकिन इसमें हड़प्पा सभ्यता में और आर्यों में हमें बहुत सारे अंतर देखने को मिलते हैं जिसके कारण हम इस मत को हम साक्ष्य के रूप में नहीं कह सकते कि हड़प्पा वासी आर्य थे। मतलब यहाँ से इतिहासकार क्यों कह रहे हैं उनको आर्य, इसलिए कह रहे हैं कि जिस क्षेत्र में आर्य सभ्यता का विकास हुआ था उसी क्षेत्र में अर्थात सिंधु नदी की घाटी के क्षेत्र में ही तो हड़प्पा सभ्यता विकसित हुई और इसी क्षेत्र में हमें वैदिक सभ्यता या फिर आर्य सभ्यता का विकास देखने को मिलता है। लेकिन हम वैदिक सभ्यता के और हड़प्पा सभ्यता में दोनों में हमें अंतर दिखाई देता है। सबसे पहला अंतर यही है कि जो वैदिक सभ्यता थी वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। उधर हम हड़प्पा सभ्यता की बात करने लगे तो हड़प्पा सभ्यता जो थी वो एक नगरीय सभ्यता थी। हाँ, कुछ आधार पर हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता में समानता देखने को मिलती है, जैसे खान पीन, रहन सहन, इन सब में समानता देखने को हमें मिलती है। व्यापार वाणिज्य में भी थोड़ी बहुत समानता है। एक सबसे बड़ा अंतर यही है कि वैदिक सभ्यता, आर्य सभ्यता ग्रामीण थी और हड़प्पा सभ्यता जो थी वो एक नगरीय सभ्यता थी। सवाल आता है कि हड़प्पा सभ्यता को गैर आर्य क्यों माना जाता है, इसका मुख्य आधार क्या है? हड़प्पा सभ्यता को गैर आर्य माने जाने का मुख्य आधार क्या है? इस कथन में आप क्या जवाब देंगे? तो हड़प्पा सभ्यता को मुख्य मतलब गैर आर्य माने जाने का जो मुख्य कारण है वो यही है
कि आर्य सभ्यता जो थी वो एक ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि जो हड़प्पा सभ्यता थी वो एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है। इसके अलावा हड़प्पावासी लोहे से अपरिचित थे, उन्हें लोहे का ज्ञान नहीं था। दूसरी तरफ आर्य सभ्यता के लोगों को लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास लोहे का ज्ञान हो गया था। जैसे जैसे आर्य गंगा नदी की घाटी में प्रवेश करते गए, जैसे जैसे आर्य पूर्व की तरफ बढ़ते गए, यहाँ पे गंगा नदी की घाटी थी, जैसे इधर की तरफ आर्य बढ़ते गए तो उन्हें लोहे का ज्ञान हो गया और उन्होंने लोहे के ज्ञान से कृषि में उसका प्रयोग किया। लोहे के साक्ष्य हमें जो प्राप्त होते हैं वो लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास के हैं। उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अतरंजी खेड़ा नामक स्थान से हमें लोहे के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जिससे इतिहासकारों का मानना यह है कि आर्य जो थे उन्होंने कृषि में लोहे का प्रयोग किया होगा और लोहे के प्रयोग से उत्पादन बढ़ा होगा। फिलहाल हम आर्यों की बात नहीं कर रहे हैं, हम जो बात कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहे हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के जो वासी थे वो लोहे से अपरिचित थे। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, जबकि आर्य को लोहे का पूरी तरह से ज्ञान था। आर्य लड़ाकू एक जाति थी, वीर थे, साहसी थे। जबकि हम हड़प्पा वासियों की बात करें तो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो शांत कह सकते हैं, उनका जो स्वभाव था वो शांत था। और आर्य जो थे वो एक लड़ाकू थे, क्योंकि आर्यों के पास रथ थे, हथियार थे। ठीक है, उनके पास हमें हथियारों के साक्ष्य दिखाई देते हैं, जबकि हड़प्पा सभ्यता के लोगों के पास ऐसा कोई साक्ष्य नहीं दिखाई देता है। शांत स्वभाव के लोग थे जो हड़प्पावासी थे, और जो आर्य थे वो लड़ाकू थे। तो ऐसे बहुत सारे अंतर हो जाएंगे। हम जब आर्य और सिंधु सभ्यता दोनों को पढ़ा देंगे उसके बाद हम इन पर अंतर करेंगे, दोनों सभ्यताओं में अंतर क्या है, दोनों सभ्यताओं में समानता क्या है। फिलहाल हम कल से आगे बढ़ते हैं, जो हमने कल पढ़ाया है उससे आगे हम बात करते हैं। तो हम सबसे पहले आज आपसे चर्चा करने वाले हैं सिंधु सभ्यता के काल की। मैंने आपको विद्वानों का मत बताया कल इससे पहले कि आर्य सभ्यता के बारे में किस विद्वान ने उसका कालखंड क्या निश्चित किया है। अब हम और थोड़ा देख लेते हैं सिंधु सभ्यता का काल। सिंधु सभ्यता का काल या कालखंड कह सकते हैं। सिंधु सभ्यता के कालखंड को हम 3 भागों में बांट लेते हैं, या 3 भागों में इसे बांटा गया है। सबसे नंबर 1 पे पूर्ण हड़प्पा काल, नंबर 2 पे परिपक्व हड़प्पा काल, परिपक्व हड़प्पा काल। हड़प्पा का मतलब यहाँ पे सभ्यता से है, हड़प्पा सभ्यता। और नंबर 3 पे उत्तर हड़प्पा काल, उत्तर हड़प्पा काल। इन 3 भागों में हम इसे बांटते हैं, 3 भागों में इसे बांटा गया है। पूर्ण हड़प्पा काल, परिपक्व हड़प्पा काल और उत्तर हड़प्पा काल। अब कभी कभी सवाल बनता है, आपको एक स्थान दे देगा मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कोई भी स्थान दे सकता है, कहेगा ये किस कालखंड के अंतर्गत आता है। मैं आपको इनकी तिथि बता दूं। पूर्ण हड़प्पा काल जो माना जाता है वो माना जाता है 3500 ईसा पूर्व से लेकर 3500 बीसी से लेकर ये माना जाता है 2500 बीसी तक। 2500 नहीं है, यहाँ पे 2600 है। 3500 से लेकर ये माना जाता है 2600 ईसा पूर्व तक। परिपक्व हड़प्पा की बात करें तो ये माना जाता है 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक। उत्तर हड़प्पा काल की बात करें तो ये माना जाता है 1900 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व तक इसका जो कालखंड है वो माना जाता है। अब ऐसे भी पूछ सकता है, जरूर नहीं कि ये पूछे कि सिंधु सभ्यता का काल कितना है, वो ऐसे भी पूछ सकता है पूर्ण हड़प्पा काल कितना है। पूर्ण हड़प्पा काल है 3500 से लेकर 2600 ईसा पूर्व। परिपक्व हड़प्पा कालखंड जो है वो 2600 से 1900 है।
और उत्तरी हड़प्पा काल जो है वो 1900 से लेकर 1300 ईसा पूर्व का। अब कोई आपको स्थल देगा, पूछेगा कि हड़प्पा किस काल का स्थल है, हड़प्पा किस काल का स्थल है। अब इन तीनों में से कौन से काल का है, फिर ऑप्शन मिलेंगे आपको, पूर्व हड़प्पा काल का है, परिपक्व हड़प्पा काल का है, या फिर उत्तर हड़प्पा काल का है। ठीक है, मोहनजोदड़ो किस काल का है, राखीगढ़ी किस काल का है, कालीबंगा किस काल का है, ऐसे आपको ऑप्शन मिलेंगे। इन तीनों के अंतर्गत ही सारे स्थल आएंगे जो भी हड़प्पा सभ्यता से हमें नगर जो प्राप्त हुए हैं वो देख लेते हैं कौन कौन से में जो जरूरी हैं। जैसे इसके स्थलों की बात करते हैं, जो इसमें स्थल प्रमुख हैं, जैसे कोटदी, कोटदीजी, और आमारनाल, ये हड़प्पा सभ्यता के स्थल हैं पूर्ण हड़प्पा काल के। आमारनाल भी लिखा मिल सकता है, या फिर इसको आमरी नाल भी लिखा मिल सकता है, पाकिस्तान में है ये, इसलिए ऐसे नाम लग रहे हैं। इसके बाद है सिसवल, ये तीनों स्थल बलूचिस्तान में है, बलूचिस्तान बोले तो पाकिस्तान, ये तीनों स्थल बलूचिस्तान में है, कोटदीजी, आमरीनाल और सिसवल, ये पूर्ण हड़प्पा काल के स्थल माने जाते हैं। अब आपसे कहेगा सिसवल स्थल कहाँ पर है, बलूचिस्तान में है, किस सभ्यता से जुड़ा हुआ है, हड़प्पा सभ्यता से, किस काल का है, पूर्ण हड़प्पा काल का है। ये ज्यादा फेमस नहीं है, जो सबसे ज्यादा फेमस है वो परिपक्व हड़प्पा काल के स्थल है, परिपक्व हड़प्पा काल के स्थल। परिपक्व हड़प्पा काल में कौन कौन से स्थल हैं, सबसे पहले हड़प्पा, जो पूछे जाते हैं ज्यादातर वो ये हैं, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है, लोथल है, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, कालीबंगा है, लोथल है, बनावली है, बनावली है जो कि हरियाणा में है, चुहुंडड़ो है, तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, ऐसे जो स्थल हैं ये सब आते हैं परिपक्व हड़प्पा काल में। अब उत्तर हड़प्पा काल में देख लेते हैं कौन कौन से स्थल आते हैं। उत्तर हड़प्पा काल में आपको देखने को मिलेगा, रंगपुर मिलेगा, राखीगढ़ी मिलेगा, रोजदी मिलेगा, इसमें आपको मिलेंगे रंगपुर, राखीगढ़ी, रंगपुर, राखीगढ़ी, रोजदी, ये जो स्थल मिलेंगे ये उत्तर हड़प्पा काल के स्थल हैं। ठीक है, तो कभी कभी यहाँ से सवाल आते हैं कि आपको एक स्थल का नाम देगा, कौन सा स्थल किस काल का है, तो ये स्थलों में भी हमने चर्चा कर ली है। अब हम परीक्षा के इतिहास से जहाँ से सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं हड़प्पा सभ्यता को लेकर, उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, और वो बात है हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल कहाँ, किस नदी पर स्थित है, किसने या किस इतिहास पुरातत्वविद ने उसकी खोज करी है, उसका उत्खननकर्ता कौन है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो भाई मैं आपको बता दूं, हड़प्पा सभ्यता की जो खोज कराई थी, हड़प्पा सभ्यता और कह सकते हैं हड़प्पा स्थल और मोहनजोदड़ो, हड़प्पा स्थल और मोहनजोदड़ो की जो खोज कराई थी वो सर जॉन मार्शल ने कराई थी। जॉन मार्शल पुरातत्व विभाग के जब अध्यक्ष बनते हैं तो उनके निर्देशन में हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है
वो हुई थी। जो अलेक्जेंडर कनिंघम थे, उन्हें हड़प्पा सभ्यता के बारे में पता था, मतलब उन्हें इसकी जानकारी तो थी, परंतु वो इसके महत्व को समझ नहीं पाए थे। अलेक्जेंडर कनिंघम को ये तो पता था कि इस हड़प्पा नामक टीले पर एक प्राचीन सभ्यता है या यहाँ पर एक सभ्यता के अवशेष हैं, परंतु वो पूरी तरह से इसके महत्व को नहीं समझ पाए थे। जबकि सर जॉन मार्शल ने इसके महत्व को समझा और उन्होंने अपने निर्देशन में हड़प्पा स्थल की खुदाई कराई थी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की। तो उत्खनन का जो कार्य करता है वो हमारा पुरातत्व विभाग करता है, जिसकी स्थापना का श्रेय लॉर्ड कर्जन को दिया जाता है। अब तक लगभग छोटे बड़े कुल 1500 स्थल हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित प्राप्त किए जा चुके हैं। 1500 स्थल के आसपास अब तक खोजे जा चुके हैं, लगातार जारी रहता है। अभी कुछ वर्षों पहले बागपत से हड़प्पा सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं। सावधान की प्रक्रिया यानी कि जो दफनाए जाने के अवशेष थे, 125 दफनाए जाने के जो अवशेष हैं वो मिले हैं, जिनमें निजी प्रयोग में आने वाली, दैनिक प्रयोग में आने वाली वस्तुएं, हंडिया वगैरह ऐसी चीज़ जो उनके सबके साथ दफनाने के अवशेष मिले हैं बागपत से, बागपत में बारोट तहसील से। तो हड़प्पा सभ्यता के अब तक 1500 स्थलों की खोज हो चुकी है। अब हमें सारे 1500 स्थल तो पढ़ने नहीं होंगे, हमें कुछ महत्वपूर्ण स्थल पढ़ने हैं। सबसे पहला सवाल ये आता है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? मोहनजोदड़ो। आपसे पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है तो मोहनजोदड़ो बताएंगे, लेकिन उसने सवाल में पूछा है भारत में स्थित हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। यदि बात भारत की आ जाती है, बात हमारे इंडिया की आ जाती है, तो आपका उत्तर मोहनजोदड़ो नहीं होगा। क्या मोहनजोदड़ो भारत में है? बिल्कुल नहीं है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, सिंधु नदी के दाहिने तट पर। वो पूछ रहा है भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो आपका उत्तर होगा राखी गढ़ी। राखी गढ़ी, राखी गढ़ी कहाँ पर है? राखी गढ़ी हरियाणा राज्य के, राखी गढ़ी हरियाणा राज्य के हिसार जिले में है। और इस राखी गढ़ी की खोज 1969 ईस्वी में सूरजभान ने की थी। सूरजभान ने राखी गढ़ी की खोज करी थी 1969 ईस्वी में। राखी गढ़ी कहाँ पर है? राखी गढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है, जिसकी खोज 1969 में सूरजभान ने इसकी जो है खोज करी थी। किसकी? राखी गढ़ी की। ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। घग्गर नदी को सरस्वती नदी भी कह सकते हैं, ठीक है। घग्गर नदी या सरस्वती नदी के किनारे स्थित है, सरस्वती नदी या आप इसे घग्गर नदी कह सकते हैं। तो भारत में स्थित सबसे बड़ा राखी गढ़ी है, जबकि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो है। अब ये भारत का तो सबसे बड़ा हो गया, दूसरा बड़ा की बात करने लगे हम। दूसरा सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? दूसरा सबसे बड़ा हो जाएगा धौलीवीरा। धौलीवीरा, धौलीवीरा दूसरा सबसे बड़ा स्थल है, जो कि कहाँ पर है? जो कि गुजरात में है। गुजरात में है मनसर, मनसर नदी के तट पर स्थित था धौलीवीरा, ठीक है। अब तो शायद पता नहीं है कि मनसर नदी अभी भी बहती है या नहीं। ये गुजरात के कच्छ में है धौलीवीरा, मनसर नदी के तट पर स्थित था धौलीवीरा। तो भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी है और दूसरा सबसे बड़ा स्थल जो है वो धौलीवीरा है।
और सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल पूछा जाए तो मोहनजोदड़ो है। अब तक कुल सिंधु सभ्यता के 1500 स्थलों की खोज हुई है। अब इन स्थलों में हमें जो पढ़ने हैं, एक सवाल ये हो रहा है कि सबसे अधिक स्थल हड़प्पा कालीन सबसे अधिक स्थल किस राज्य से प्राप्त हुए हैं। सवाल आता है सबसे अधिक स्थल किस राज्य से प्राप्त हुए हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा गुजरात। सबसे अधिक स्थल किस नदी पर प्राप्त हुए हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा सरस्वती नदी या फिर घग्गर नदी। सरस्वती या फिर घग्गर नदी से सबसे अधिक स्थल जो है प्राप्त हुए हैं, और गुजरात से सबसे अधिक स्थल जो है हमें मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। अब कुछ हम प्रमुख स्थलों को, और जहां वो स्थित है वर्तमान में, जिस नदी के किनारे वो स्थित थे या मान लो नहीं थे, अधिकतर तो स्थल नदियों के किनारे ही थे, वास्तव में कोई यदि नहीं भी है तो हमें उसकी वर्तमान स्थिति देख लेनी है कि वर्तमान स्थिति उसकी कहाँ है। तो मैं बता दे रहा हूँ, एक तरफ स्थल, यहाँ पे हम स्थल का नाम लिखे देते हैं, यहाँ पे हम लिख देंगे नदी कौन सी थी, होगी तो, नहीं है तो कोई बात नहीं है। उसकी वर्तमान स्थिति देख लेते हैं कहाँ पे है, ठीक है, वर्तमान में वो कहाँ पर स्थित है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हड़प्पा से। हड़प्पा, सबसे पहले हड़प्पा स्थल रावी नदी के, हड़प्पा स्थल रावी नदी के बाएं तट पर स्थित था, जिसकी खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। वर्तमान में पाकिस्तान के माटोगोमरी जिले में स्थित है, जिसे साहिवाल जिला बोलते हैं। तो हम लिख सकते हैं ये पाकिस्तान के पंजाब में स्थित है। पंजाब, पाकिस्तान, जिला का नाम लिखना चाहेंगे तो माटोगोमरी जिला या फिर साहिवाल जिला इसे लिख सकते हैं। इसके बाद आता है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित, किस नदी के तट पर है, सिंधु नदी के तट पर। कहाँ पर है, सिंध प्रांत में है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। इसके बाद देख लेते हैं चुनहुमदड़ो, ये कहाँ पर है, ये भी सिंधु नदी के तट पर है। कहाँ पर है ये बलूचिस्तान में है, बलूचिस्तान में है, ठीक है, ये भी पाकिस्तान में है। चुंदड़ो भी कहाँ पर है, चुंदड़ो भी पाकिस्तान में है, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं सुतकांगेडो। सुतकांगेडोर कहाँ पर है, जो सुतकांगेडोर है वो किस नदी के तट पर है, तो सुतकांगेडोर इससे पहले ही बताया था मैंने आपको, दास्त नदी के तट पर है। सुतकांगेडोर दास्त नदी के तट पर है। कहाँ पर है, बलूचिस्तान में। सुतकांगेडोर भी कहाँ पर है, वर्तमान स्थिति पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है सुतकांगेडोर। कोटजी ये किस नदी के तट पर है, सिंधु नदी के तट पर है। कहाँ पर है, बलूचिस्तान में। सिंधु नदी, बलूचिस्तान। इसके बाद आता है रोजदी। इसके लिए कोई विशेष नदी नहीं है, नदी लिखने की आवश्यकता नहीं है, और वर्तमान में ये कहाँ पर है, गुजरात में है। गुजरात के काठियावाड़ में है। आप केवल गुजरात लिख सकते हैं, काठियावाड़ लिख सकते हैं। रोजदी। इसके बाद रोपड़ ले लेते हैं। सभी जानते हैं रोपड़ सतलज के किनारे स्थित है। कहाँ पर है, भारत वाले पंजाब में है ये, ठीक है। पंजाब ऊपर पाकिस्तान वाला भी लिखा हुआ है, इसे पश्चिमी पंजाब बोलते हैं।
उसके बाद ले लेते हैं रंगपुर। रंगपुर ले लेते हैं। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र में है, मादर नदी के किनारे स्थित था ये, मादर नदी। रंगपुर मादर नदी, सौराष्ट्र गुजरात, इसकी स्थिति थी गुजरात, गुजरात के सौराष्ट्र में था रंगपुर। मादर नदी जिसके किनारे रंगपुर स्थित था। ठीक है। धौलीवीरा अभी बताया है, धौलीवीरा धौलीवीरा कहाँ पर है? सबसे पहले मनसर नदी के किनारे स्थित था धौलीवीरा। मनसर नदी गुजरात के कच्छ में, गुजरात। ठीक है। इसके बाद है लोथल। इसके बाद है लोथल। लोथल लोथल भोगवा नदी के किनारे है, भोगवा नदी। कहाँ पर है? गुजरात, अहमदाबाद। अहमदाबाद में है, गुजरात में लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। सुरकोटदा सरस्वती या घग्गर नदी के किनारे स्थित है। सुरकोटदा, सुरकोटदा घग्गर या सरस्वती, घग्गर या सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। ये गुजरात के कच्छ में है। आलमगीरपुर, 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 आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है। ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के मेरठ में। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे है, उत्तर प्रदेश के मेरठ में है। सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल ये जो है माना जाता है आलमगीरपुर। इसके बाद बनावली है। बनावली, बनावली रंगोई नदी के किनारे। कहाँ पर है? हरियाणा के हिसार में। बनावली रंगोई नहीं है, बनावली अभी तो पीछे बताया है। अच्छा, बनावली रंगोई है, राखी गढ़ी है वो। सही है, सही है, रंगोई। बनावली रंगोई नदी के किनारे स्थित है और हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। फतेहाबाद, वो राखी गढ़ी है हिसार जिले में और ये फतेहाबाद जिले में है। राखी गढ़ी सरस्वती या घग्गर नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पे है? किस नदी पर है? सरस्वती या फिर घग्गर नदी। सरस्वती कालीबंगा राजस्थान के, कालीबंगा है राजस्थान। जिला पूछा जाए
हनुमानगढ़ जिला है राजस्थान में, जहाँ पर ये कालीबंगा है। ठीक है, एक दो और रह रहे हैं, ऊपर से मिटा देते हैं। इसके बाद है मांडा, झेलम नदी, सॉरी चेनाब नदी, मांडा चेनाब नदी, जम्मू कश्मीर। इसके बाद है दाइमाबाद, महाराष्ट्र, दाइमाबाद है महाराष्ट्र में, नदी है गोदावरी, सबसे दक्षिणी स्थल माना जाता है। मांडा सबसे उत्तरी स्थल माना जाता है, दाइमाबाद सबसे दक्षिणी स्थल माना जाता है। ठीक है, और क्या बचा? तो भाई ये कुछ प्रमुख स्थल हैं हड़प्पा सभ्यता के, जो जिस नदी के किनारे स्थित है, वर्तमान में जिसकी भी स्थिति है वो हमने देख ली है। अब हम जल्दी से आगे चलते हैं। ये जरूरी पॉइंट थे, यहाँ से सवाल आते हैं। सुमेलित करने के लिए आता है, कौन सा स्थल कहाँ पर है, ऐसे आता है सुमेलित कीजिए जो भी स्थल जहाँ पे भी हो, वो हमें सुमेलित करने होते हैं। अब की बार ही यूपीपीसीएस में सवाल आया मांडा दाइमाबाद वाला, आलमगीरपुर कौन सा सही नहीं है, तो ये पूछे जाते हैं, इसलिए जरूरी है। अब हम देख लेते हैं इनके उत्खनकर्ता, कब कब इनका उत्खनन हुआ था और इनके उत्खनकर्ता कौन कौन थे, अब हम ये भी देख लेते हैं। ठीक है, कब कब इनका उत्खनन कार्य हुआ था, फिर देखेंगे प्रमुख स्थल से किस स्थल से क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हमें जो है प्रदान की गई हैं, क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हमें मिली हैं। सबसे पहले हड़प्पा, तो हम उत्खनकर्ता का नाम भी लिख देते हैं। हड़प्पा के उत्खनकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी, कब? 1921 में। मोहनजोदड़ो, इसके उत्खनकर्ता कौन थे? राखलादास बनर्जी, 1922। इनका क्रम है सूतकांगेडोर, सूतकांगेडोर, सूतकांगेडोर जिसकी उत्खनन कार्य हुआ था 1931 में। सूतकांगेडोर का उत्खनन कार्य 1931 नहीं है, सॉरी 1927 में है। सूतकांगेडोर 1927। और इनके जो थे आरएल स्टीन, इसके खोजकर्ता थे सूतकांगेडोर के। चूंडड़ो गोपाल मजूमदार, चूंदड़ो गोपाल मजूमदार ने इसकी खुदाई कराई थी 1931 में। गोपाल मजूमदार। कालीबंगा बीएस थापर, कालीबंगा बीएस थापर 1951। कालीबंगा बीएस थापर 1951। कोटजी फजल अहमद, फजल अहमद तड़ेपन 1953। रंगपुर रंगनाथ राव, रंगपुर रंगनाथ राव। कब हुआ था इसका उत्खनन कार्य?
1900 रंगपूर्ण का जो हुआ था वो 1953 में हुआ था। इसका भी 53 से लेकर 54 तक इसका कार्य चला था। 53-54 कह सकते हैं। 53-54 में रंगानाथ राव के द्वारा इसका कार्य जो है करवाया गया था। रोपड़ यगदत्त शर्मा, रोपड़ यगदत्त शर्मा, रोपड़ का उत्खनन कार्य चला था 53-56 के बीच में। लोथल रंगनाथ राव, रंगनाथ राव, लोथल का उत्खननकर्ता कौन था? रंगनाथ राव। 53 से 58 के बीच में इसका उत्खनन हुआ था। 1953 से 1958। लोथल 1953 से 1958 तक। आलमगीरपुर बहुत फेमस है, उत्तर प्रदेश में है इसलिए। आलमगीरपुर, इसके भी यगदत्त शर्मा थे। यगदत्त शर्मा थे, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। इसका कार्य चला था 1957। जो लोथल है वो 53 नहीं है, यहाँ पे 57 है। 57-58 में लोथल, 57-58 में। और इसके बाद आलमगीरपुर जो है वो 1958 में। 1958 में इसकी खुदाई कराई गई थी यगदत्त शर्मा के दिशा निर्देशन में। वनावली RS विशिष्ट ने इसकी खुदाई कराई थी 1974 में। 1974 में RS विशिष्ट के द्वारा इसका उत्खनन कार्य कराया गया था। धौलीवीरा इसके भी RS विशिष्ट थे। धौलीवीरा के भी RS विशिष्ट थे। यह 90-92 में खोजा गया था या इसका उत्खनन कार्य किया गया था। राखीगढ़ी सूरजभान 1969। राखीगढ़ी सूरजभान 1969। राखीगढ़ी सूरजभान 1969। सुरकोटदा JP जोशी, सुरकोटदा JP जोशी, सुरकोटदा JP जोशी, ये 1964। तो ये जितने भी महत्वपूर्ण स्थल हैं और उनके जो उत्खननकर्ता हैं उनके नाम हैं। बहुत ही ज़्यादा यहाँ से सवाल आते हैं, ये पूछा जाता है। ये सन तो बहुत कम पूछे जाते हैं। ये सन तो मोहनजोदड़ो और राखला मतलब मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बारे में आता है, लेकिन इनके जो उत्खननकर्ता हैं यहाँ से सवाल बहुत ज़्यादा आते हैं कि किसने इनका उत्खनन कार्य कराया था। अब इससे आगे हम आपको कुछ सिंधु सभ्यता पर चर्चा करते हैं जो जरूरी है। ये हमने जाना सिंधु सभ्यता के उत्खनन कब हुआ, कौन कौन इनके उत्खनन करता थे, जितने भी महत्वपूर्ण नगर इसके स्थल थे उनके बारे में। अब हम जानते हैं सिंधु सभ्यता के जो स्थल हैं। अब प्रत्येक स्थल पर हम थोड़ी थोड़ी किस स्थल से क्या क्या साक्ष्य मिले उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि 1500 स्थल मिले हैं सिंधु सभ्यता से।
अब हमें 15 स्थलों पर तो चर्चा करनी नहीं है, बल्कि जो अभी मैंने ये स्थल बताए हैं, इन स्थलों में से किस स्थल से हमें कौन कौन सी वस्तुएं हमें प्राप्त हुई हैं या क्या क्या साक्ष्य हमें मिले हैं, उन पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, सबसे पहले हम हड़प्पा की बात करते हैं। हड़प्पा, ठीक है भाई। हड़प्पा की खोज अभी बताई है 1921 में दयाराम साहनी ने करी थी। हड़प्पा की खोज कहाँ पर है? रावी नदी, आपसे पूछा जाए नदी रावी बाएं तट, रावी नदी के बाएं तट पर है, पाकिस्तान के पंजाब में है, माटोगोमरी जिला या साहिवाल जिला इसको बोल सकते हैं, जहां पर ये स्थित है। अब हड़प्पा से हमें क्या मिला है? सबसे पहला सवाल तो ये आता है, सिंधु सभ्यता में खोजा गया पहला स्थल कौन सा था? सिंधु सभ्यता में खोजा जाने वाला पहला स्थल हड़प्पा था। इसी कारण सिंधु नदी की घाटी की सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें जो सबसे पहले स्थल प्राप्त हुआ था वो हमें हड़प्पा प्राप्त हुआ था। इसलिए सिंधु नदी घाटी की सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अब इससे कौन कौन सी चीजें मिली हैं? सबसे पहले इससे मिले हैं 6 अन्नागार। 6 अन्नागार इससे जो हमें मिले हैं, मतलब ऐसे करके 2 पार्टों में हमें अन्नागार मिले हैं। जैसे हम इनको लिख देते हैं अपने पास से ऐसे, ठीक है। 6 अन्नागार मिले हैं हड़प्पा सभ्यता से, ठीक है, जिनसे इसके बारे में ऐसे पता चला है कि यहाँ से इन अन्नागारा का जो फर्श है, जो हमें यहाँ पे हमें भवन मिले हैं, अन्नागार क्यों है, क्यों अनुमान लगाया गया? क्योंकि इनके फर्श में जो दरारें हैं, इनके फर्श में आपने देखा होगा दरारें पड़ जाती हैं, उन दरारों में गेहूं के दाने मिले हैं। जो अन्नागार या जो भवन प्राप्त हुए हैं, उनके फर्श में जो दरारें हैं, उन दरारों में गेहूं के दाने मिले हैं। और गेहूं के दाने मिलने के कारण पुरातत्वविदों ने अनुमान लगाया है कि ये उस समय के अन्नागार होंगे, इनमें अनाज सुरक्षित रखा जाता रहा होगा, ऐसा उन्होंने अनुमान लगाया। स्ववास्तविक चिन्ह, स्ववास्तविक चिन्ह कहां से मिला है? स्ववास्तविक चिन्ह क्या होता है? स्ववास्तविक चिन्ह की आज भी हिंदू धर्म में मान्यता है। स्ववास्तविक चिन्ह की आज भी हिंदू धर्म में मान्यता है। स्ववास्तविक चिन्ह क्या होता है? ये होता है स्ववास्तविक चिन्ह, ठीक है। इसे बोला जाता है स्ववास्तविक चिन्ह, यानी कि स्ववास्तविक चिन्ह इसे बोला जाता है। ये प्राप्त कहाँ से हुआ है? हड़प्पा सभ्यता से। जिसे कुछ लोग अपनी भाषा में कह सकते हैं सांतिया, ऐसा कुछ इसको बोलते हैं। स्ववास्तविक चिन्ह जो है ये हमें कहाँ से मिला है? ये हमें हड़प्पा नामक स्थान से मिला है। स्ववास्तविक चिन्ह विशाल अन्नागार ये हमें कहाँ से मिले हैं? यहाँ से मिले हैं। इसके अलावा 2 कमरे वाले बैरक मिले हैं, 2 कमरे वाले बैरक, 2 कमरे वाले बैरक मिले हैं, जिससे ये अनुमान लगाया गया है कि ये जो बैरक हैं ये श्रमिकों के विश्राम करने के हैं। इनमें श्रमिक विश्राम करते थे, उस समय के जो मजदूर थे, जो कारीगर थे, वो उनमें शायद विश्राम करते होंगे, ऐसा जो है ये अनुमान लगाया गया है। यहाँ से जो मोहरें मिली हैं उन मोहरों पर, यहाँ से जो मोहरें मिली हैं उन मोहरों पर सबसे अधिक एक सिरंगी पशु का चित्रण है। एक सिरंगी यानी कि एक सींग वाले एक सिरंगी पशु का सबसे अधिक चित्र मिलता है हड़प्पा से जो मोहरें मिली हैं। तो हड़प्पा में आपको याद क्या रखना है? 6 अन्नागार मिले हैं, उनके फर्श में जो दरारें हैं उनमें गेहूं के अवशेष पाए जाने के कारण ऐसा अनुमान लगा गया कि जो भवन है ये उस समय के अन्नागार रहे होंगे, यहाँ पे अनाज सुरक्षित रखा जाता रहा होगा। स्ववास्तविक चिन्ह मिला है जिससे आप सांतिया बोलते हैं, वो कहाँ से मिला है? हड़प्पा सभ्यता से मिला है, सॉरी हड़प्पा नामक स्थल से मिला है। 2 कमरे में मिले हैं बैरक वाले, जो अनुमान लगाया कि श्रमिक इसमें विश्राम करते थे, जो मजदूर और कारीगर थे। और यहाँ से जो मोहरें मिली हैं उन पे अधिकतर एक सिरंगी पशु का चित्र अंकित हुआ मिलता है। हड़प्पा वर्तमान में पाकिस्तान में, ये सब हड़प्पा के बारे में आप जान लेंगे। इसके बाद आते हैं हम दूसरे मोहनजोदड़ो पर। मोहनजोदड़ो, इसके बाद हम बात करते हैं
जो सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो और फेमस भी है मोहनजोदड़ो। सबसे पहला सवाल आता है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की खोज किसने करी? 1922 में राखला दास मुनर्जी ने। मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाएं तट पर है। सिंधु नदी के दाएं तट पर है। कहाँ पर है? सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। सिंधु नदी के दाहिने तट पर सिंध प्रांत में एक जिला है जिसका नाम है लरकाना जिला। आपसे सवाल आए कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी वर्तमान में कितनी है या कितनी थी? दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर है? तो दोनों के बीच की दूरी जब पूछी जाए तो 483 किलोमीटर है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बीच की जो दूरी है। कहाँ पर है? मोहनजोदड़ो पर लरकाना जिले में है। एक सवाल आता है मोहनजोदड़ो का वास्तविक अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला तो है, ये तो आप सभी जानते हैं कि मोहनजोदड़ो का वास्तविक अर्थ मृतकों का टीला है, लेकिन किस भाषा में है? मोहनजोदड़ो का वास्तविक अर्थ मृतकों का टीला जो है वो सिंधी भाषा में है। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा गया है। किस भाषा में कहा गया है? सिंधी भाषा में कहा गया है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा गया है, वो सिंधी भाषा में कहा गया है। सबसे पहली बात, मोहनजोदड़ो से क्या क्या वे मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से पशुपति शिव की मूर्ति मिली है। पशुपति शिव, पहले पशुपति शिव के बारे में बता देते हैं। मोहनजोदड़ो से एक योग अवस्था में बैठी हुई मूर्ति प्राप्त हुई है। योग अवस्था में एक कह सकते हैं एक व्यक्ति की मूर्ति हमें मिली है जिसके सर पे 2 सींग हैं, ठीक है, जिसके सर पे 2 सींग हैं तथा जिसके दाएं और दाएं और बाएं ओर जिसके सर पे 2 सींग हैं और उसके दाएं ओर चीता और हाथी है। जिसके दाएं ओर चीता और हाथी पशु की मूर्ति है और बाएं ओर भैंसा और गैंडा इनकी मूर्ति है, ठीक है। और नीचे इसके पैरों के पास जहाँ बैठा है, इसके पैरों के पास 2 हिरन हैं। सर मार्शल ने इसे पशुपति शिव की संज्ञा दी है। पशुपति शिव कहा है या इसे शिव का रुद्र रूप कहा है। शिव का रुद्र रूप इसे जो है कहा है। तो पशुपति शिव की मूर्ति हमें कहाँ से प्राप्त हो रही है? पशुपति शिव की मूर्ति हमें मिलती है मोहनजोदड़ो से। पशुपति शिव की मूर्ति कहाँ से मिलती है? मोहनजोदड़ो से। जिसके दाएं चीता और हाथी, कहीं के बाघ भी मिल जाता है, ये पशुओं के चित्र अंकित हैं। बाएं और भैंसा और गैंडा है, पैरों के पास 2 हिरन हैं। जॉन मार्शल ने इसे पशुपति शिव या फिर रुद्र रूप की जो है कहकर पुकारा है या फिर कहा है। चलो, इसके अलावा और क्या मिला है? मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है। सिंधी भाषा का ये शब्द है। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा गया है। मोहनजोदड़ो से एक फेमस विशाल स्नानघर प्राप्त हुआ है। विशाल स्नानघर बहुत ही रोचक है। स्नानघर मोहनजोदड़ो से एक इस प्रकार का स्नानघर मिला है, इस प्रकार का, ठीक है, जिसकी जो स्नानघर मिला है, जो इस प्रकार का स्नानघर मिला है मोहनजोदड़ो से, इसकी उत्तर से दक्षिण की ओर जो ये लंबाई है, ये कितनी है? 55 मीटर है। 55 मीटर। और इसकी ये वाली जो लंबाई है, सॉरी, इसको भीतर ना लिखे, हम इसके बाहर लिखे लेते हैं। ये ऐसे जो है ये कितना है? ऐसे है ये 55 मीटर का, उत्तर से दक्षिण की ओर 55 मीटर। और ऐसे कह सकते हैं पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर इसकी जो लंबाई है वो 33 मीटर है, जो हमें स्नानघर प्राप्त हुआ है, ठीक है। उत्तर से दक्षिण की ओर 55 मीटर का है, पूर्व से पश्चिम की ओर ये 33 मीटर का है।
इसके अंदर पहले तो एक स्नानगृह, पहले तो एक स्नानगृह हमें प्राप्त हुआ है, फिर इसके अंदर एक स्नान कुंड है, इसके अंदर एक कुंड बना हुआ है, इसके अंदर हमने मान लिया ये अपने पास से ये कुंड बना हुआ है, इसके अंदर इसके अंदर एक कुंड है, इसके अंदर एक हमें कुंड मिला है, कुंड, ठीक है। इस कुंड में ऐसे करके अंदर जाने के लिए ऐसे सीढ़ियां बनी हुई हैं, ठीक है, दोनों तरफ ऐसे इसमें अंदर जाया जा सकता था सीढ़ियों से, ऐसे करके इसमें जो है सीढ़ियां इसमें बनी हुई हैं अंदर जाने के लिए कुंड में, ठीक है। ये जो कुंड है, इस कुंड की आपसे लंबाई पूछी जाए तो कुंड की लंबाई जो है वो 11.8 मीटर इसकी लंबाई है। आपसे चौड़ाई पूछी जाए, कुंड की चौड़ाई कितनी है, 7.04 मीटर इसकी चौड़ाई है। गहराई पूछी जाए, जो कुंड मिला है स्नानगढ़ में, जो कुंड मिला है, अधिकतर लोग स्नानगढ़ को ही इतना मानते हैं। स्नानगढ़ तो ये रहा, स्नानगढ़ के कुंड जो है स्नानगढ़ के अंदर, उसकी लंबाई उसकी गहराई बताई जा रही है 2.43 मीटर है, ठीक है। इस कुंड के पास एक कुआं मिला है, एक कुआं भी मिला है। इस कुएं में, इस कुंड से जो कुंड था, इसका प्रयोग जो जल कुंड का मिला है, इसका प्रयोग किसी धार्मिक अवसर पर किया जाता था। लोग इसमें कोई धार्मिक अवसर है, धार्मिक तीज या त्योहार है, उसमें आकर स्नान करते थे। जो कुआं था, कुआं से जल इसमें जाने का, और जल से जब जल खराब हो जाए तो उसे निकालने की इसमें जो है व्यवस्था थी। जो जल कुंड मिला है, कुएं से इसमें जल भरा जाता था, धार्मिक अवसरों पर इसका प्रयोग किया जाता था, ऐसा जो है माना जाता है। तो विशाल स्नानघर आपसे पूछा जाए कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो आप बताएंगे वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है, जिसकी हमने आपको लंबाई चौड़ाई बता दी है। एक और सवाल, मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता या सिंधु नदी घाटी की सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, ये भी आपको याद रखना है। तो इसका अर्थ मृतकों का टीला किस भाषा में, सिंधु भाषा में। और मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुआ है, कांसे की नर्तकी, कांसे की नर्तकी प्राप्त हुई है। सूती वस्त्रों के साक्ष्य मिले हैं, सूती वस्त्रों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, ये भी मोहनजोदड़ो से मिले हैं, ठीक है। सूती वस्त्र के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से मिले हैं। सूती वस्त्र के भी साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से मिले हैं। और 16 मकानों का बैरक मिला है, 16 मकानों का बैरक, बैरक मिला है, ठीक है। इसके अलावा दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति मिली है, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, ये सब चीजें कहाँ से मिली हमें, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। तो मोहनजोदड़ो के बारे में ये सब बातें हैं। इससे आगे हम बढ़ते हैं। अब हम लेते हैं मोहनजोदड़ो के बाद स्थल जो रहेगा हमारा, हम लेते हैं कालीबंगा को। कालीबंगा, कालीबंगा का अर्थ है, कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ी, काले रंग की चूड़ियां, इसका अर्थ है कालीबंगा शब्द का, काले रंग की चूड़ियां। जैसे मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला, ऐसे इसका अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। कालीबंगा से सबसे पहला सवाल आता है, जुते हुए खेत, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से। कहाँ पर है, राजस्थान में है कालीबंगा, घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में है। इससे जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं, जिससे ये अनुमान लगाया गया है कि उस समय सिंधुवासी जो थे वो दो फसलों का उत्पादन करते रहे होंगे। भाई एक फसल बोई, उसकी जुताई करी और उसके बाद फिर दूसरी फसल बोती, ऐसा अनुमान लगाया गया है। जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से हमें प्राप्त हुए। इसके अलावा इस कालीबंगा में, ठीक है, कालीबंगा से, जो कालीबंगा है, कृषि संबंधी साक्ष्य भी कह सकते हैं हम। यहाँ से जो कालीबंगा है, यहाँ से लकड़ी की नालियां मिली हैं। यहाँ पे जल निकास प्रणाली का कह सकते हैं
लकड़ी की नाली। भाई ऐसा कह सकते हैं कालीबंगा में जल प्रवर्धन जो जल की व्यवस्था थी, नालियों की जो व्यवस्था थी, ऐसा अनुमान लगाया गया है कि यहाँ जल निकास प्रणाली का अभाव था। यहाँ पे जल निकास प्रणाली नहीं थी, इसीलिए यहाँ पे लकड़ी की जो हमें नालियाँ हैं वो हमें मिली हैं। कहाँ से? कालीबंगा से। यहाँ पर जल निकास प्रणाली का अभाव पाया गया है, ऐसा पुरातत्वविदों का अनुमान है, तभी तो उन्होंने लकड़ी की नालियाँ जो है यहाँ बनाई होंगी। ठीक है। और क्या मिला है? यहाँ से मकान में एक गेट वाला दरवाजा मिला है। एक गेट होता है ना मकानों में, एक गेट वाला दरवाजा, एक गेट वाला दरवाजा भी हमें यहीं से प्राप्त हुआ है, एक गेट वाला दरवाजा। इसके अलावा और क्या मिला है? अग्निकुंड। अग्निकुंड के साक्ष्य भी पूछा जाता है कहाँ से मिले हैं। अग्निकुंड के साक्ष्य भी कहाँ से मिलते हैं हमें? अग्निकुंड के साक्ष्य भी हमें कालीबंगा से मिलते हैं। ठीक है, तो कालीबंगा भी हो जाएगा। आते हैं अब आगे आते हैं लोथल। आगे आते हैं लोथल, गुजरात में है, अभी बताया है। लोथल से सबसे पहले आप लिखेंगे गोदीवाड़ा। गोदीवाड़ा लोथल से मिला है, जिसका अर्थ होता है बंदरगाह। बंदरगाह के साक्ष्य, बंदरगाह ज्यादा आता है। बंदरगाह के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लोथल से मिले हैं। सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर किसे बोला जाता है? लोथल को बोला जाता है। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? लोथल बंदरगाह था। यहाँ से बंदरगाह के अलावा नावों के साक्ष्य मिले हैं। नाव के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? नाव के साक्ष्य भी हमें लोथल से दिखाई देते हैं। नाव के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? नाव के साक्ष्य लोथल से मिले हैं। यहाँ से फारस की मोहर मिली है। फारस की मोहर। अब फारस कौन है? फारस है ईरान। ईरान का पुराना नाम है फारस। फारस की मोहर मिली है, जिससे अनुमान लगाया गया है कि सिंधुवासी ईरान से व्यापार करते थे। एक दूसरी बात यह है कि जो सिंधुवासी थे वो चांदी का उत्पादन करते थे। चांदी की जावर और अजमेर जो राजस्थान में खाने हैं, उनसे वो चांदी प्राप्त करते थे। और यदि इनसे चांदी उन्हें प्राप्त नहीं होती थी तो ईरान और अफगानिस्तान से चांदी का आयात करते थे, ऐसा माना गया है। और ऐसा इस बात को भी देखकर लगाया गया अनुमान, क्योंकि फारस की जो मोहर हैं वो हमें सिंधु सभ्यता से प्राप्त होती है, जिससे अनुमान लगाया है कि सिंधुवासी ईरान से उस समय व्यापार करते रहे होंगे। ठीक है। और क्या मिला है? अन्न पीसने की चक्की भी मिली है यहाँ से। हाथी दांत का पैमाना भी मिला है यहाँ से। और मृदभांड मिले हैं। मृदभांड मिले हैं। हाथी दांत का पैमाना मिला है। हाथी दांत का पैमाना मिला है। और चक्की मिली है अनाज पीसने की। अनाज पीसने की चक्की। ठीक है, अनाज पीसने की चक्की, मिट्टी के बर्तन अर्थात मृदभांड मिले हैं हमें। कहाँ से मिले हैं ये सब? ये हमें मिले हैं लोथल से। ठीक है, ये सब हमें लोथल से मिले हैं। जो मृदभांड हैं उन पे चित्र बने हुए हैं। मृदभांडों पे क्या बना हुआ है?